Good afternoon. Today I will start the magnetic hysteresis, corrosivity, and remanence magnetism. Yesterday or before yesterday, I have already discussed about the some property of the hysteresis. I think we have to clear about that the domains, boundary walls, and single domains. So, what will be the effect of the magnetic field on the domains walls or the atomic orbitals? But today I will discuss the magnetic saturations. I think you should know about that what will be the meaning of the magnetic saturations. When applying the magnetic field, the magnetic boundary domains walls की जो boundary है that will be breakdowns and it's become a single domains. So that we have already discussed about that. So 4 boundaries, domain boundary 3 and 3.5, 2.5 like this, and become a single domains. At this point, all spins align direction to the magnetic field as well as align parallel to each other. In the particular magnetic field, there will be no increase of the magnetic moments at this particular fields. I think it's clear about that. And after that, from the saturation points S, as the H field is reduced by the reversal of field direction, the curve does not retrace its original path. इस पे हम लोगों को डिस्कस करना है और ये डिस्कस कहाँ से करेंगे? यहाँ पर मैंने एक बनाया है, ये सपोज करिए कि जीरो है. जीरो क्या है? जीरो मैग्नेटिक फील्ड है. ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है या मैग्नेटाइजेशन है, माने मैग्नेटिक वैल्यू है. और ये मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड का सिंबल H है. यहाँ पर आपने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जीरो पर. तो ये जीरो पर ये अप्लाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड. ऐसे आप मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते जाएंगे. इस पे ये वैल्यू है, इस पे ये वैल्यू, इस पे ये वैल्यू, इस पे वैल्यू. तो ये इंक्रीज करके कहाँ चला गया? यहाँ चला गया. तो ये तो इनिशियल, मैंने लिखा इनिशियल मैग्नेटाइजेशन. लेकिन यहाँ पर ये पर्टिकुलर, यहाँ पर इस पर्टिकुलर फील्ड पर यहाँ तक तो क्या आया? 0 0 0 0 आया. यहाँ पर रिमेनेंस क्या था? ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या थी? 0 थी. लेकिन यहाँ से ये धीरे 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 इंक्रीज करके इस पर्टिकुलर पॉइंट S पर मैक्सिमम सैचुरेशन था. इस कर्व से, जैसा कि आप कर्व देख रहे हैं, यहाँ पर हमने दिखाया है फील्ड रिवर्सल, आर रिवर्सल. अब यहाँ पर क्या किए? ये तो इंक्रीज साइड का था पोजीशंस. यहाँ जब रिवर्सल करेंगे, आफ्टर द रिवर्सल मींस मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस करना सीख करिए. सपोज करके 1000 घास आपने लगा दिया, तो 1000, 900, 800 उस तरह से बिलो करते जाएंगे. इसको कहाँ आना चाहिए था? या तो इसको इसी पर वापस आ जाना चाहिए था, या फिर इसको ओरिजिनल स्टेट पर आना चाहिए. लेकिन ये यहाँ क्या किया? यहाँ पर एक अपना पर्टिकुलर आ गया. मींस कि इस पर्टिकुलर माइनस कोरेसिव फील्ड पर ये वैल्यू है, इस पे ये वैल्यू है, इस पे ये वैल्यू है, इस पे ये वैल्यू है. तो इस तरह से ओरिजिनल पाथ पर कम बैक नहीं हुआ. और इसी तरह इसको फिर और उसको आगे बढ़ा के अगर यहाँ पर किए तो यहाँ पर एस डैश हो गया, मीन्स की माइनस में. और उसी तरह की इसको कोरेसिव लूप मिल गया. बोलते हैं कि हिस्टेरेसिस लूप. अब आइए अपने पॉइंट्स पर. From the saturation point S, as H field is reduced by the reversal of field direction, the curve does not retrace its original path. जैसा कि आप देख रहे हैं कि ओरिजिनल पाथ पर नहीं है. A hysteresis effect is produced. So what is the meaning of the hysteresis effect? Hysteresis means अगर ये ओरिजिनल पाथ पर इट्स विल बी कम बैक इट्स ओरिजिनल पाथ, तब हिस्टेरेसिस की नहीं बात करेंगे. अगर ये अपने वापस पाथ पर नहीं आता है, मींस कि अब जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड लगाए, वैल्यू कहाँ थी? वैल्यू तो नहीं थी. आपने जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो जो स्पिन से ओरिएंटेड होने लगी. ये सब चीज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. तो एक वैल्यू मिल गई आपको. फील्ड बढ़ाते गए तो मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया. एक पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर फील्ड पर जाके फिक्स हो गया. दैट इज कॉल्ड द सैचुरेशन. लेकिन जब इसको वापस लिए, क्या मैग्नेटिक फील्ड हटाओ, क्योंकि फोर्स आप बताए थे नहीं, अपने आप तो मैग्नेटिक मोमेंट है नहीं. जब फील्ड आप अप्लाई करते हो तो मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू आती है. तो इसको ओरिजिनल पाथ पर आ जाना चाहिए. अगर सिंपल पैरामैग्नेटिक केस होता तो ओरिजिनल पाथ पर आता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा. तो यहाँ पर इसको रिवर्सल हो रहा. तो वही कह रहा है हिस्टेरेसिस इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड. और इसी को हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस इफेक्ट, इन विच बी फील्ड्स बिहाइंड द अप्लाइड फील्ड आर डिक्रीज एट ए लोअर रेट. अब उस रेट से नहीं आ रहा है. उस रेट से आता तो उसी पर आ जाता. इसका मतलब लोअर रेट से आ रहा है.
वैल्यू उसकी कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही है, डिक्रीज एट लोअर लेवल एट जीरो एच फील्ड। जीरो एच फील्ड कहाँ है? यहाँ पर। एट जीरो एच फील्ड पॉइंट आर ऑन द कर्व, ये जीरो एच फील्ड है और आर यहाँ पर है। आर एक सिंबल दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द रिमिनेंस। सो आर को एक सिंबल दिया तो कह रहा है कि एट जीरो फील्ड पॉइंट आर ऑन द कर्व द एग्जिस्ट एट रिड्यूसल वी फील्ड दैट इज कॉल्ड द रिमिनेंस। और जो ये आर है, आर मींस की ये वैल्यू फ्रॉम हियर टू हियर, ये वैल्यू मान लो सपोज करो 5 है, 10 है, 20 है, तो जहां से क्रॉस कर रहा है दैट इज कॉल्ड द रिमिनेंस आर रिमिनेंस फ्लक्स डेंसिटी। जो वैल्यू आ गई उसको हम बोले कि यहां से अगर क्रॉस करता तो ये इतनी वैल्यू होती, यहां से क्रॉस करता तो इतनी वैल्यू होती। तो द मटेरियल रिमेन्स मैग्नेटाइजेशन इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका पर्पज क्या है, ये क्या कर रहा है? द मटेरियल रिमेन्स मैग्नेटाइज इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं है, जीरो है, लेकिन फिर भी ये मैग्नेटाइजेशन हो गया। इसका मतलब कि इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द मटेरियल रिमेन्स मैग्नेटाइज, माने इसने अपने अंदर कुछ मैग्नेटिक वैल्यू रख लिया जिसको उसने वापस नहीं किया। सो दैट इज कॉल्ड द रिमेनेंस। कितना कोरेसिव फील्ड लगाया? इस पर्टिकुलर कोरेसिव फील्ड, दैट इज कॉल्ड द कोरेसिव फील्ड। तो ये कोरेसिविटी हो गई कि इतना जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज कॉल्ड द कोरेसिविटी। जितना रिमेनेंस वापस नहीं आया, जितना मैग्नेटाइजेशन वैल्यू या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं आया, वो रिमेनेंस हो गया। और जो ये लूप हो गया दैट इज कॉल्ड द हिस्टैरिसीस लूप। तो 3 words in these systems: remanence, hysteresis loop, and coercivity. Hysteresis loop, that is one of the loop, and coercivity means कितना मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू इसको चाहिए यहां लाने के लिए, और रिमेनेंस मीन्स किस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये क्रॉस किया। आर रिमेनेंस, एच इज द कोरेसिव फील्ड, एंड दिस वन लूप इज कॉल्ड द हिस्टेरिसिस। ये 3 फैक्टर्स हैं, ये तीनों इसमें इन्वॉल्व हुए। अब हिस्टेरिसिस बिहेविंग एज ए and permanent magnetization may be explained by the motion of domain walls. Upon reversal of this field direction from saturations, the process by which the domain structure changes in the reversal field. First, there is a relation of the single domain with reversal field. Next, domain having the magnetic moments aligned with the new fields from, and there is a rotation of the single domain with the reversal field. Domains having the magnetic moments aligned with the new fields from and grow the expenses of the former domain. Critical to this explanation in the resistance of the magnetic field in the opposite direction. This accounts from the log B। जो मैंने बताया है उसी को हमने ऑलरेडी लिख रखा है, इसको आप एक बार आप देख लीजिएगा। To reduce the B fields within the specimen to 0 and H field is the magnitude minus H must be applied in the direction of opposite to that the original field. SC is called the coercivity। या मैंने लिखा भी SC is called the coercivity, and sometimes the coercive force upon continuation of the applied field in this reverse direction, the saturation is ultimately achieved in the opposite sense, that is S dash and second reversal field to this। इसके पूरे एक्सप्लेनेशन का इस ग्राफ से आप देख सकते हो। उसके कहने का मतलब ये है कि ये डायरेक्शन अगर ये वापस कर रहा तो ये वापस होते होते आते यहाँ से इस ग्राफ क्या ये मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस करना शुरू करेगा तो ये ग्राफ लूप मिल जाएगा। तो 3 चीज इसमें बेसिकली जानना है आपको कि मैग्नेटिक सिचुएशन कहाँ आया। मैग्नेटिक सिचुएशन यहाँ आया जब आपने डोमेन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ये यहाँ ये सिचुएशन हो गया, डोमेन वाल को ब्रेक किया। तो इतने टर्म्स है कि डोमेन्स क्या है, पैकेट्स ऑफ स्पिन्स है। बाउंड्री कैसे ब्रेक होगी, व्हेन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, जहां पर मैक्सिमम सेचुरेशन मींस मैक्सिमम मैग्नेटिक वैल्यू आई विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स। अब फोर्थ वन आ जाएगा, क्या आएगा कि दैट विल बी व्हाट विल बी मीनिंग ऑफ द रिमेनेंस कोरेसिव फील्ड दिस। तो जो सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन है, आपने किसी सिस्टम को लिया, उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, मैक्सिमम सेचुरेशन तक मैग्नेटिक वैल्यू आई, लेकिन जब फील्ड को भी ड्रा किया तो ये अपने ओरिजिनल पाथ पर ना आके क्या किया, धीरे 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 एक दूसरे डायरेक्शन में आके इसको क्रॉस किया। इस जीरो फील्ड पर इतनी वैल्यू है, इसको एक्चुअल में कहाँ आ जाना चाहिए, ये वापस आ जाना चाहिए या इस पे वापस आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो इसका मतलब कि ये विदाउट मैग्नेटिक फील्ड इसके पास इतनी वैल्यू है। अब ये जो मटेरियल था इट विल बी दी मैग्नेटाइज, अपने अंदर थोड़ी स्टोर कर लिया मैग्नेटिक वैल्यू, एक तरह से मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। अब यहाँ पर इसको वापस करने के लिए इतनी मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाएगी तो ये यहाँ पर
तो ये वैल्यू हम बोलते हैं कि इतनी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इतनी रिमेनेंस को वापस लाने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड द रिमेनेंट मैग्नेटाइजेशन। कितने लोग समझ में आए? यस सर। यस सर, आ गया। बताओ बेटा, बताओ। ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है लेकिन ये फिजिक्स की चीज है, लेकिन आप समझ जाओगे। क्या किया तुमने? चलो यहाँ से बताओ हमको, स्क्रीन दिख रही हो, बताओ तुम हमको ये क्या है, जहाँ हमारा कर्सर जा रहा है, डोमेन है। डोमेन्स है। ये पर्टिकुलर क्यों डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है? ये इसकी रेंज होती है, ये एक एरिया या फिर पाथ के अंदर जो है, ये अलग अलग स्पिन जो है वो अपने अकॉर्डिंग, जो एक जैसी स्पिन होती है वो अलग अलग एक रीजन में आ जाती है, उसे डोमेन कहते हैं। तो पैकेट ऑफ स्पिन तो डिफरेंट रीजन्स में है, ठीक है। तो वन डोमेन अनदर, और ये क्या हो रहा है? सर ये मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने पे जो सारे डोमेन की जो अलग अलग स्पिन्स हैं वो एक डायरेक्शन में आ रही हैं। द ग्रेजुअल चेंजेस इन द मैग्नेटिक डायपोल ओरिएंटेशन अक्रॉस द डोमेन्स बात, ठीक है। अब ये क्या किया है? मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटाइजेशन है या फ्लक्स डेंसिटी। ये क्या हो रहा है? 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ये क्या कर रहा है? सर ये मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने पे जो डोमेन्स की बाउंड्री है वो धीरे धीरे करके ब्रेक हो रही हैं और जो सारी स्पिन्स हैं वो एक डायरेक्शन में आ रही हैं। ठीक है, यहाँ तो पर क्या हुआ? सेचुरेशन हो रहा है उन लोग उनका स्पिन का। ये क्या है, अगर पर्टिकुलर फाइनल क्या है ये? सैचुरेशन पॉइंट। सिचुएशन पॉइंट्स है। और ये यहाँ पर डोमेन की क्या पोजीशन यहाँ पर होगी? द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। एक डोमेन हो गया कि अभी कई डोमेन बचा है? सर एक डोमेन है। एक डोमेन, सिंगल डोमेन, गुड। अच्छा, अब आओ यहाँ पर, ये ग्राफ देखो। ग्राफ में क्या हुआ? ये क्या है इस लाइन पर, क्या एक्स एक्सिस पर? सर मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और इस पे क्या है वाई एक्सिस पर? सर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक मोमेंट, कई यूनिट्स होती है मैग्नेटिक, वो इस पे है। अब ये क्या हुआ, जब आपने फील्ड अप्लाई किया तो ये पर ऐसे ऐसे डोमेन्स, अब यहाँ लिखा नहीं हूं पर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर डोमेन जाके क्या हो गया, यहाँ पर सिंगल डोमेन हो गया और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू उसको मिल गई। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद क्या किया इसने? सर इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू थी वो कम करने लगे। कम करने, रिड्यूस करने लगे। तो इसको कहाँ आना चाहिए, ओरिजिनल जैसे गया तो वैसे वापस आ जाना चाहिए था, क्योंकि आपने फोर्स लगाया था तो उसको मैग्नेटिक वैल्यू मिली थी, मैग्नेटिक वैल्यू बढ़ती गई थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। कहाँ गया? सब अपने पाथ से वो डेविएट हो गया, डिविएट हो गया और दूसरे डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर आर दिख रहा है, इसका मतलब कि जीरो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, जहां पर मेरा एरो दिख रहा है, तो इसका मतलब कि इस जीरो फील्ड पर इसके पास वैल्यू है कि नहीं है? यस सर। यस वैल्यू सर। है। तो यही फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी है कि विदाउट अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड इट्स हैविंग द सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब कि इसके अंदर जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो ये अपने अंदर थोड़ी सी वैल्यू स्टोर कर लिया, मींस विदाउट अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड इट्स हैविंग द सम मैग्नेटिक मोमेंट। सो दैट इज कॉल्ड दी, इसको क्या बोलेंगे, आर को? सर ये हिस्टेरेसिस इफेक्ट है और ये ये आर जो है इसको बोलते हैं। सर रेमिनेंस बोलेंगे सर। ये रिमेनेंस हो गया, इतनी रिमेनेंस आ गई। ये रिमेनेंस मींस कि उसकी भी यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट जो होती है वही होगी, लेकिन इतना फील्ड पर, इस पर्टिकुलर फील्ड पर अप्लाई परपज करने के मतलब कि इतनी फील्ड अगर लगाएंगे तो ये जीरो आएगा, मींस कि इतनी मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर इतनी वैल्यू उसको मिल गई। सो दिस वन इज द रिमेनेंस एंड दैट इज द कोरेसिव फील्ड एंड द लूप फील्ड इज द हिस्टैरिसीस। ये इतने टर्म्स हैं इस पे कितने टर्म्स आ गए? सिलेबस भी मेरे सामने आ गया। फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, हिस्टैरिसीस, रिमेनेंस एंड कोरेसिविटी। ये इतने वर्ड्स हमने डिस्कस किया है। आई थिंक कि मुस्लिम लोगों को पता होगा, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, थक गया हूं इसको पढ़ा पढ़ा के तुम लोगों को। तो यू शुड नो अबाउट द फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन यू शुड नो अबाउट द डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक,
फेरीमैग्नेटिक हिस्टेरिसिस, रिमेनेंस एंड पोरिसिटी। इतने टर्म्स आ चुके हैं और इतने टर्म्स को आपको थारोली पढ़ लेना है और मैंने काफी इसको पढ़ाया भी है, ठीक है। इसके बाद अब आएगा डिजाइन ऑफ मॉलिक्यूलर बेस मैग्नेट्स, और इसका हमने तो आपको दिया नहीं है, नोट्स तो दिए हैं, मतलब स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहे हैं, मैं स्क्रीन शेयर नेक्स्ट डे कर दूंगा और इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 3 डायमेंशनल मैग्नेटिक ऑर्डरिंग और मॉलिक्यूलर बेस मैग्नेट्स है, ये दो टर्म्स आई थिंक इन्वॉल्व होंगे। डिजाइन ऑफ मॉलिक्यूलर बेस मैग्नेट्स एंड 3 डायमेंशनल। अब मॉलिक्यूलर बेस मैग्नेट्स आपके लिए एक नया वर्ड्स आया है। मॉलिक्यूलर बेस मैग्नेट्स का क्या मीनिंग, अगर कोई लड़का बताए तो। मॉलिक्यूलर बेस मैग्नेट्स पढ़ा है थोड़ा बहुत। मॉलिक्यूलर बेस मैग्नेट्स तीनों शब्दों को बताओ क्या है ये। Sir, based upon the nature of molecule, sir. वो मैग्नेट्स जो मॉलिक्यूल बेस्ड हो, क्या मैग्नेट्स, क्या बोला मैंने अभी? Sir, magnets जो molecule based हो। मॉलिक्यूल बेस्ड। अब हम लोग यहाँ क्या बात कर, यहाँ आइटम मॉलिक्यूल की तो बात कर रहे हैं ना। Yes, sir. तो किसकी है मॉलिक्यूल बेस्ड मैग्नेट्स, क्या इसका क्या इफेक्ट हो। तो एक अगर पर्टिकुलर एक लाइन है, ये नोट्स आपको एक और इसके अलावा मैग्नेटिक का जो भी नोट्स, इसके अलावा भी एक नोट्स आपके पास है ना जिसमें नैनो वगैरह है। नैनो वगैरह जो नोट्स था उसमें एक नोट्स मैंने दिया था। इस मैग्नेटिक के अलावा एक नैनो का भी बुक के अलावा एक और नैनो का नोट्स था ना तुम लोग के पास। Yes, sir. हाँ, तो जो इसमें देखोगे ना जहाँ पर मेथड ऑफ सिंथेसिस नैनो, उसी पर मॉलिक्यूलर बेस मैग्नेट्स भी है, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा, उसमें मॉलिक्यूलर बेस मैग्नेट्स है और वो 3 डायमेंशनल मैग्नेटिक ऑर्डरिंग है। तो मॉलिक्यूलर बेस की मैग्नेट्स की डिफिनीशन है, एट टेम्परेचर मच हायर देन टीसी intermolecular interaction do not influence the magnetic property. If each molecule contain unique magnetic center, then the magnetic susceptibility chi varies according to the Curie law, provided that there is no first order orbital momentum. इसमें 2-3 चीजें हैं। अब आप ग्राफ की थोड़ी सी बात करिए। ग्राफ नेक्स्ट डे मैं शो कर पाऊंगा कि ग्राफ क्या है। काई में, काई जो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को बोलते हैं। काई और टी में जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो ससेप्टिबिलिटी वैल्यू बढ़ती जाती है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन वही जब काई टी वर्सेस टी कर देते हैं, उसमें टी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक कांस्टेंट पाथवे आता है, कांस्टेंट एक नेचर आता है। तो उसी को कह रहा है कि एट पर्टिकुलर टीसी इंटरमॉलिक्यूलर। अब इसमें क्या होता है, अब ये मॉलिक्यूलर बेस मैग्नेट्स एक्चुअल में हुआ क्या, आया कहां से। मॉलिक्यूलर बेस मैग्नेट्स ऐसे आया कि कोई सपोज करे कि यू आर टेकिंग द वन ऑफ द एग्जांपल्स, मान लीजिए K3FeCN6 ले लिया या K3CrOX3, कोई एक सिंपल कंपाउंड हम लोगों ने लिया, तो उसको क्या देखा, उसमें मैग्नेटिक वैल्यू कहां से आएगी। मैग्नेटिक वैल्यू आएगी वहां से कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, जैसे D1 से शुरू करिए, स्टार्ट फ्रॉम द स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो स्कैंडियम अगर +2 में तो दैट विल बी D1, टाइटेनियम D2, वैनेडियम D3, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम D4 है। क्रोमियम के बाद आयरन, मैग्नीज आएगा D5, आयरन D6, कोबाल्ट D7, निकिल D8, है ना। इस तरह से आ जाएगा D1 D2 अगर +2 स्टेट में। तो जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सपोज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड फॉर द मैंगनीज, Mn के लिए D5 हो गया। तो 5 के लिए कुछ वैल्यू आएगी, वो फार्मूला NN+2 से रूट से निकाल देंगे, तो द वैल्यू ऑफ द मैंगनीज फॉर द 5 पॉइंट समथिंग। ये तो सिंपल मैग्नेटिक की वैल्यू हो गई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। अब इसकी अब पढ़ने की जरूरत क्या पड़ गई, मॉलिक्यूलर बेस मैग्नेट्स कहां से आ गए।
सिंपल मैग्नेट्स थे, फेराइड्स थे, क्रोमाइड थे, तो तमाम यूज उसके एप्लीकेशंस होते थे। लेकिन इस मॉलिक्यूल बेस्ड मैग्नेट्स की कहाँ से जरूरत है? तो फर्स्ट टाइम ओलिवर कान, माइकल बर्डेगर, पीटर डे, ये लोग 2-3 साइंटिस्ट थे, तो दे हैव सर्च अबाउट दैट कि व्हाट इज द रोल्स ऑफ द मॉलिक्यूल बेस्ड मैग्नेट्स। ये वैल्यू 1 पेड़ से तो आ रही है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सिंपल सिस्टम को लेके किसी भी कंपाउंड को, ऑक्सीलेट्स के कंपाउंड ले लिए, साइनाइड्स के कंपाउंड ले लिए, तमाम कंपाउंड लेके इन्होंने क्या किया, उस कंपाउंड को एक रूम टेम्परेचर पर जो वैल्यू आ रही है तो ठीक है, रूम टेम्परेचर पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे कुछ पैरामैग्नेटिक का, तो सिंपल पैरामैग्नेटिक केस था, स्फेरोमैग्नेटिक नहीं केस था, सिंपल पैरामैग्नेटिक केस। उन्होंने क्या किया, उसकी कूलिंग की, उस कंपाउंड को रख के लिक्विड हीलियम से और लिक्विड नाइट्रोजन से कूलिंग की। दोनों का टेम्परेचर आपको पता होगा, लिक्विड हीलियम का क्या टेम्परेचर होता है? किसी को नहीं पता है? लिक्विड नाइट्रोजन कोई लड़का? अच्छा ये बताओ कि कोई चीज तुम्हें हीट करना है तो तमाम तरह के हीटिंग की सोर्स है, विद द हेल्प ऑफ दैट वन यू कैन हीट फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। लेकिन सपोज दैट तुमको एक टास्क दे दूं, ये दे दूं मैं, कहूं कि इसको कूल करो, माइनस में 100 डिग्री है, माइनस 200 डिग्री, सो व्हाट मेथड यू हैव टू यूज फॉर कूलिंग ऑफ सच टाइप ऑफ मटेरियल्स? तो कूलिंग के लिए क्या करोगे? तुमको कहूं इसको कूल कर दो, 4 डिग्री तक तो तुम रख दोगे, फ्रिज में आइस ला दोगे, 0 डिग्री तक हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। मैं कहूं कि 200 डिग्री करो, माइनस 200 डिग्री सेंटीग्रेड कूल करोगे, सो व्हाट कैन यू डू? कोई लड़का, एनीवन? सर हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा सर। प्रेशर से क्या हो जाएगा? प्रेशर कूलेंट की तरह यूज होता है, कहीं पढ़ा है तुमने? कूलेंट के रूप में क्या यूज करोगे? कभी सोचा है तुमने कि कूलिंग करना हो तो क्या करेंगे हम? हीटिंग के तो बहुत ऑप्शन है, जला दिया लकड़ी, कोयला जला दोगे, फर्नेस लगा दोगे, हीटिंग मेंटल लगा दोगे। कूलिंग के लिए सर लिक्विड नाइट्रोजन का यूज कर सकते सर हैं। हीट जितनी हो सके उतना मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकते हैं वहां से, तो कूलिंग। आवाज नहीं आ रही, जिसकी भी आ रही है, साफ नहीं आ रही मेरे तो। दो लिक्विड्स हैं, लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड हीलियम, ठीक है। ये कूलेंट के रूप में यूज होते हैं, एक का 4 केल्विन है और एक का 78 केल्विन है, नाइट्रोजन लिक्विड का, केल्विन में। इसको टेम्परेचर में चेंज करोगे तो क्या करोगे? केल्विन को टेम्परेचर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 273 को प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे सर। केल्विन में चेंज माइनस करने के करोगे लिए तो लिक्विड नाइट्रोजन देंगे। सर माइनस -196 192 वो आ जाएगा -19698 करीब में, और लिक्विड हीलियम का कितना आ जाएगा? 270 समथिंग आ जाएगा, या 269, ठीक है, माइनस में। ये दोनों लिक्विड हीलियम, लिक्विड नाइट्रोजन, मैंने भी एक्सपेरिमेंट इस पे किया है, लिक्विड हीलियम, लिक्विड नाइट्रोजन पर। तो ये इसको अप्लाई किया गया, कूलिंग किया गया। कूलिंग क्यों की ये सब? क्योंकि उनको मालूम था कि रूम टेम्परेचर पर ऑल स्पिन्स, मैंने पहले ही बताया था कि बिलो टेम्परेचर पर स्पिन्स जो है ऑर्डर स्ट्रक्चर में अपने पास आएंगी, पैरेलल होंगी, डायरेक्शनल होंगी। यहीं से आई कूलिंग करके। जब कूलिंग करते गए तो फर्स्ट टाइम लिक्विड हीलियम टेम्परेचर पर 4 केल्विन पर, 4-5 केल्विन पर उन्होंने देखा कि सडन पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एब्रप्ट चेंजेस हो गए। अगर सपोज करिए कि ये ग्राफ ऐसे 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 क्या होता है, सिंपल पैरामैग्नेटिक का नेचर है कि अगर आप उसको कंपाउंड को आप कूलिंग करते जाओगे तो देयर विल बी नो चेंज, कोई टेम्परेचर का उस पर इफेक्ट नहीं होगा, वो कांस्टेंट वैल्यू देगा। काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T, देयरफॉर काई टी इज द कांस्टेंट। काई टी की वैल्यू टेम्परेचर डाउन करेगा तो कांस्टेंट हो जाएगा, काई टी वर्सेस टी अगर ग्राफ प्लॉट करें। अब उन्होंने उसको क्या देखा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये सडन इंक्रीज कर गया। और सिंपल अगर बोहार मैग्नेटान में अगर मैग्नेटिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सिंपल, तो 4-5 बोहार मैग्नेटान आता है।
लेकिन फर्स्ट टाइम जो कंपाउंड बना उसको देखे कि 4 केल्विन पर 45 बोहार मैग्नेट्रॉन आ गया, 10 टाइम्स ग्रेटर देन ऑफ द पेरेंट्स कंपाउंड। कंपाउंड वही था लेकिन उसकी वैल्यू 10 टाइम्स ज्यादा हो गई। अब इसका क्या इफेक्ट है, क्यों ऐसा हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि जो भी उसके अंदर की स्पिन्स थी आयरन के अंदर की, और आयरन से जो कंपाउंड था, लिगेंड्स था, जो बॉन्डेड था बीच में, जैसे आयरन ऑक्सिलेट्स का कंपाउंड था या P2A P3 का, सारी स्पिन्स जो उसके अंदर थी, स्पिन्स थी, ऑक्सिलेट कार्बन उसके अंदर भी स्पिन्स है, सब एटॉमिक ऑर्बिटल हर जगह है, तो सारी स्पिन्स जो जितनी अंदर थी सब डायरेक्शनल और एक कंबाइंड फोर्स दी और एक ऑर्डरिंग वे में हो गई, इनफाइनाइट वैल्यू की तरफ बढ़ गई, तो सभी स्पिन्स ओरिएंटेड हो गई और इट्स बिकम ए सिंगल डोमेन। तो जो सिंपल टेम्परेचर पर कुछ भी नहीं था, बिलो टेम्परेचर पर आ गया। अब बिलो टेम्परेचर पर वैल्यू जो सिंपल पैरामैग्नेटिक कंपाउंड था, इट्स बिहेव लाइक ए फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सडन इंक्रीज कर गया। इंक्रीज करने का मतलब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वैल्यू जो क्या हो गई, वैल्यू ओरिएंटेड होने लगी, डायरेक्शन में होने लगी, और वहीं से वैल्यू सडन इंक्रीज करने लगी। मतलब अभी तक तो रैंडम थी, जो ये पर्टिकुलर टीसी आया वहां पर कोरिलेशन लेंथ स्पिन के अंदर का लगभग 0 होने लगा। मतलब इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वन टू ईच अदर, वन टू अनदर, किसी पर डिपेंड नहीं होगी। उसकी वजह से सडन उसको वैल्यू मिली और धीरे धीरे इंक्रीज किया, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आई, यहाँ पर मैग्नेटिक सिचुएशन। तो ये इसका मैजिक था कि क्यों मॉलिक्यूलर बेस मैग्नेट्स की जरूरत पड़ी। तो लोगों ने बताया कि नहीं, ये सिंपल पैरामैग्नेटिक कंपाउंड नहीं है, बिलो टेम्परेचर पर अगर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब पर्पज क्या है? अब पर्पज ये है कि अब बिलो टेम्परेचर पर तो हम कोई डिवाइस बनाएंगे नहीं, सिंपल, ये तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसका हमने मैग्नेट बना दिया, सिंपल तो किसी काम के नहीं थे। अब पर्पज ये है कि यू अप्रोच टू टीसी गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द रूम टेम्परेचर। अब हम 4 केल्विन पे वैल्यू पाए हैं, लेकिन अब इसमें ऐसा कंपाउंड कुछ मिक्स करेंगे 4 केल्विन से ऊपर जाए, मतलब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर जाए, 4 केल्विन की जगह पर 40 केल्विन हो जाए, 100 केल्विन हो जाए, 120 केल्विन हो जाए, अंतोगत्वा आपको रूम टेम्परेचर पे ये प्रॉपर्टी मिली जो बिलो टेम्परेचर पे मिल रही है। तो ये कंपाउंड का वेरिएशन करना है, और ये इसमें होगा क्या, चेंजेस क्या आएगा? चेंजेस ये आएगा कि जो सिंपल कंपाउंड में आप 500 इलेक्ट्रॉन के लिए या सिंपल फेराइड क्रोमाइड, सिंपल पहले तो पहला फर्स्ट थिंग की पैरामैग्नेटिक कंपाउंड को सिंपल को या कोई डायमैग्नेटिक कंपाउंड भी हो सकता है, ऐसी सिचुएशन आप लाएंगे कि एक पर्टिकुलर टीसी पर बिहेव एज ए फेरोमैग्नेटिक। तमाम डाय कंपाउंड भी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर किए हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो मतलब इसका ये है कि कोई भी सिंपल कंपाउंड को भी पैरामैग्नेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव कराया जा सकता है, बिहेव कर सकता है विद अप्रोच ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज द टेम्परेचर इफेक्ट। तो दोनों इफेक्ट है, टेम्परेचर इफेक्ट भी है और कूलिंग टेम्परेचर भी है। कूलिंग टेम्परेचर पर स्पिन्स ओरिएंटेड होगी और डायरेक्शनल। तो ये, लेकिन हमको अब डिवाइस बनाना है या कोई चीज बनाना है, तो ये क्या हो गया, इसमें प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द मैग्नेट्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फर्स्ट। सेकेंड, द प्रॉपर्टी कैन बी चेंज विद द हेल्प ऑफ द ह्यूमन। हम खुद प्रॉपर्टी उसको बदल सकते हैं। यू कैन टेलर द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। अब क्या होगा, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सपोज करो कि एक मटेरियल है और उसमें 1 GB इंफॉर्मेशन रखने की क्षमता है, जो बताया मैं कि जो भी कोरोसिव फील्ड पाएगा इट्स हैविंग द सम मेमोरी इफेक्ट्स। अब पर्टिकुलर टेम्परेचर 300 पर सपोज करिए कि हम कुछ स्टोर इंफॉर्मेशन किए और उसमें 2-3 कंपाउंड हमने मिक्स कर दिया, 2-3 टेम्परेचर के। एक 300 केल्विन हो गया रूम टेम्परेचर, एक 280 पर एक कंपाउंड मिक्स किया, 270 पर तीसरा कंपाउंड मिक्स किया, तो कंपाउंड 3 कंपाउंड का एक मिक्सचर बना दिया, और एक ही डिवाइस में हमने 3 इंफॉर्मेशन रखा, एक उस टेम्परेचर पर कुछ और, दूसरे टेम्परेचर पर कुछ और तीसरे टेम्परेचर पर कुछ और। तो डिवाइस इज वन, बट विद द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज द टेम्परेचर यू कैन स्टोर द मच मोर इंफॉर्मेशन कंपेयर टू द प्रीवियस चेंजेस। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैंने बताया कितना होगा, जो 4 केल्विन पर 40 केल्विन था उससे भी ज्यादा हो सकता है, 50 केल्विन हो सकता है, 60 केल्विन हो सकता है। और कंपाउंड क्या था, सिंपल कंपाउंड था। तो ये इस थीम है मॉलिक्यूलर बेस मैग्नेट जो हम लोग पढ़ रहे हैं। सो मैग्नेट्स बिहेव एज ए मॉलिक्यूल बेस मैग्नेट्स। यू कैन प्रिपेयर द
you can tailor the property of the materials. तो हम बना सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। अभी बिलो टेम्परेचर पर आए, पीपल आर वर्किंग, तो बिलो टेम्परेचर को इसको कहाँ ले जाना है, हमको रूम टेम्परेचर की तरफ ले जाना, क्योंकि डिवाइस हम बनाएंगे तो रूम टेम्परेचर में काम होगा। लेकिन कुछ चेंजेज ऑटोमेटिकली आएंगे। सपोज करो एक डिवाइस है, हमने कोई रूम टेम्परेचर कोई इंफॉर्मेशन स्टोर कर दिया है, या मेमोरी कुछ रखा हुआ है, कुछ गाने रिकॉर्ड किए हैं, कुछ मूवी रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन पर्टिकुलर डिफरेंट टीसी पर स्टोर इंफॉर्मेशन करते हैं। इट विल बी चेंज विद द हेल्प ऑफ द टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर होगा तो कोई चीज और ट्यून हो सकती है, और दूसरा टेम्परेचर होगा तो कोई चीज और ट्यून हो सकती है। एक ही आपको सेट करने की जरूरत नहीं, इट्स डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। अभी विंटर में कुछ और उसमें प्रॉपर्टी होगी और समर में कुछ और प्रॉपर्टी होगी। इट्स बेस्ड अपॉन द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बेस्ड एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड बेस्ड, तो दोनों बेस्ड होगा। तो ये आएगा कहाँ से, ये मॉलिक्यूलर बेस्ड मैग्नेट से आएगा। इस मॉलिक्यूलर बेस्ड मैग्नेट्स को आपको ये पढ़ना है। वो बोलते, उसी ने बोला है कि 3 डायमेंशनल मैग्नेटिक, आइडियल मैग्नेट, रियल मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट्स। तो उसी को बता रहा है कि काइटी इंक्रीजेज एंड मोर रिलेटिव विद द कूलिंग टेम्परेचर। तो ये जब टेम्परेचर आप डिक्रीज करेंगे तो ये मोमेंटम, ये सभी चीजों के लिए होता है। ये डिवाइस है, कंप्यूटर है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें वो कहते हैं कि बिलो टेम्परेचर रखिए। जब बिलो टेम्परेचर आप रखोगे तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है माइग्रेटेड नहीं होंगे, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे, और जो है रैंडमली थर्मली वाइब्रेटेड नहीं होंगे। उसी तरह सेम स्पिन्स का है। तो ये कूलिंग इफेक्ट है, और कूलिंग इफेक्ट जो है लोगों ने कूल करके देखा इस कंपाउंड्स को, तमाम कंपाउंड से। कुछ कंपाउंड हम लोग अपने भी, मेरी भी पीएचडी उसी फील्ड में है, तो हमने भी कुछ कंपाउंड्स बनाया, उसको बिलो टेम्परेचर प्रॉपर्टी को डेवलप किया हम लोगों ने कि क्या बिलो टेम्परेचर। सिंपल पैरामैग्नेटिक कंपाउंड बिलो टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक बिहेव करने लगा। कोई ऐसे भी कंपाउंड मिले जो फेरोमैग्नेटिक ना बिहेव करके सडन ड्रॉप करके नीचे एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गए। कुछ कंपाउंड ऐसे मिले जो फेरी मैग्नेट की तरफ बिहेव किए, कंप्लीट कैंसिलेशन नहीं होगा, इट्स हैविंग द सम फाइनाइट मोमेंट्स। तो विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर बेस्ड मैग्नेट्स या 3 डायमेंशनल मैग्नेटिक ऑर्डरिंग, इन दोनों को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। और इसको कैसे आप स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, कैसे काइटी क्या है, काई ये क्या है, टेम्परेचर क्या है, काइटी क्या है, 2.828 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट्स कैसे निकलते हैं, ये थोड़ा सा उसको देख भी लेना बेसिकली। तो ये मॉलिक्यूलर बेस्ड मैग्नेट्स है कि मॉलिक्यूलर बेस्ड मैग्नेट्स को कैसे हम सिंथेसाइज करेंगे, कैसे बनाएंगे, रियल मैग्नेट से क्या डिफरेंसेज है इसमें, और 3 डायमेंशनल मैग्नेटिक क्या है। अब क्रोमियम के साथ ऑक्जिलेट्स लगा हुआ है, पता चला क्रोमियम के साथ 3 ऑक्जिलेट्स लगे होंगे, CrOH3 है। अब ऑक्जिलेट्स के बाद जो उसके ओपन ऑक्सीजन थे, पता चला एक ऑक्जिलेट्स और लग गया, फिर ऑक्जिलेट्स के साथ मेटल लग गए, तो एक स्ट्रक्चर बिहेव करने लगा। मेरे पास स्ट्रक्चर होगा तो आप लोगों को दिखा भी दूंगा। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्डरिंग होगी, 3 डायमेंशनल मैग्नेटिक ऑर्डरिंग। तो पूरा चेन बन गई, और उसकी वजह से एक ऑक्जिलेट्स, दूसरा मेटल, फिर तीसरा ऑक्जिलेट्स, सो n यूनिट्स हो गई, मैग्नेटाइज हो गई। So numbers of magnetic properties vary with the help of the temperature as well as the magnetic field. तो ये है, इसमें 2 चीजें और बची हुई है, मैग्नेटिक मॉलिक्यूलर बेस्ड मैग्नेट्स और 3 डायमेंशनल मैग्नेटिक ऑर्डरिंग। ये पूरा सिंथेसिस बेस्ड है, और कैसे कंपाउंड को मॉडिफाइड किया जाएगा, कैसे कंपाउंड को टेलर किया जाएगा, कैसे प्रॉपर्टी को चेंज किया जाएगा। तो ये सब चीजें आपको जो है पढ़ना है। और इसमें 2 टॉपिक बचा हुआ है, मॉलिक्यूलर बेस्ड मैग्नेट्स और 3 डायमेंशनल मैग्नेटिक ऑर्डरिंग। इसके बाद हम आएंगे उस नैनो का, फिर मेथड ऑफ सिंथेसिस का, नैनो मटेरियल का क्या प्रिपरेशन है, और उसके बाद आ जाएंगे प्रॉपर्टी ऑफ द नैनो मटेरियल्स। इसको तुम लोग देखते भी रहो। 1 यूनिट हम खत्म करेंगे, इसके बाद दूसरी यूनिट शुरू करेंगे। फिर सीमेंट कंपोजिट, सिरेमिक ग्लास, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोकेमिकल। तो पेट्रोकेमिकल पढ़ा देंगे। पेट्रोकेमिकल आसान है। पेट्रोकेमिकल नेचुरल गैस, क्रैकिंग, रिफाइनिंग, ऑक्टेन रेटिंग, सिटेन, फ्लैश, फायर पॉइंट्स और लुब्रिकेंट्स, ये पढ़ाएंगे। इसके बाद या फर्टिलाइजर्स पढ़ा देंगे। 4 यूनिट है, ठीक है। आज के लिए बस, नेक्स्ट लेक्चर में